ओके, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे? पार्टनर्स का आपस में अगर कोई हिसाब किताब हो तो किस तरीके से करेंगे, लेकिन अब हम लोग का जो पढ़ाई का अरीना है वो एक्सपैंड करेगा। अब पार्टनर्स का बाकी लोगों से अगर कुछ होता है तब क्या करना है, लॉ ये बता रहे हैं। सेक्शन 18 के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। और हम लोग ऊपर एक और बात पढ़े हैं ना कि पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, मतलब पार्टनर फर्म का भी एजेंट है और पार्टनर्स एक दूसरे के भी एजेंट है। एक दूसरे का एजेंट का जो एक्सटेंट है वो कितना है, कितना हद तक हम तेरा एजेंट बनेंगे? भैया सिंपल सा बात है, अगर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो रहा है, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, पार्टनर को गलती कर रहा है, हमको भी झेलना होगा। वो अपना घर में कुछ कर रहा है, मेरे को उससे चिंता होगा क्या? नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरा तो ठीक है। देखो ये एक जो लाइन है, पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, पार्टनर एजेंट भी होता है, ठीक है। अगर वो फर्म का कॉमन कंसर्न के लिए कुछ कर रहा है तो उसको प्रिंसिपल भी माना जाएगा और पार्टनर भी माना जाएगा। ये वाला पैराग्राफ कुछ अच्छा बोलता है, ध्यान से सुनते हैं। द मेजर डिस्टिंक्शन, प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड अ मेयर एजेंट, ये वाला प्रिंसिपल का मतलब है मेन डिफरेंस का पॉइंट क्या है भैया? मेन डिफरेंस का पॉइंट क्या है मेरे में और बाकी एजेंट में? आप बोल रहे हैं कि फर्म का एजेंट होता है पार्टनर, मानिए फर्म एक स्टाफ रखा तो वो भी तो उसका एजेंट है, तो क्या अंतर क्या है दोनों में? वो लोग का अंतर है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विद अदर पार्टनर्स। जो पार्टनर होगा ना, उसका बिजनेस का सुख में यानी कि एसेट्स में, बिजनेस का दुख में यानी कि उसका लाइबिलिटीज में भी हिस्सा हो, ठीक है। जबकि एजेंट को मतलब है क्या किसी चीज से? एसेट टूटेगा, एजेंट बैठ के रोएगा क्या पार्टनरशिप का? अगर नहीं, लेकिन पार्टनर तो बैठ के रोएगा ना। ये अंतर है कि भैया पार्टनर्स लोग का कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, उन सब का इंटरेस्ट है, उन सब का कुछ ना कुछ अंदर से क्या है, कुछ फायदा है, नुकसान है बिजनेस के साथ। जबकि एजेंट का क्या है? कमीशन। वो एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। ये एजेंट को क्या मिलेगा जो पार्टनर है? प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। समझ रहा बात को? ठीक है। ये वाला लाइन को भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं हम लोग कि भैया सिर्फ एंड सिर्फ वो एक्ट्स जो बिजनेस के पर्पस के लिए किया गया है हम लोग उसको भाव देंगे। बाकी किसी एक्ट को अगर वो अपना घर में कुछ कर रहा है उसके लिए बाकी पार्टनर जिम्मेदार होंगे क्या? नहीं भैया। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि भैया पार्टनर्स का किसी थर्ड पार्टी के तरफ क्या जिम्मेदारी होता है, कितना जिम्मेदारी होता है। एक पार्टनर करेगा तो बाकी पार्टनर भी भुगतेगा, ये सीखे अभी सेक्शन 18। सेक्शन 19 में आए, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या है? इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, एक सेकंड रुको। यहां पे ही लिख लो। इम्प्लाइड अथॉरिटी में हम पहले दिखा रहे जैसे जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस अथॉरिटी लिखो, एक्सप्रेस अथॉरिटी यानी कि अग्रीमेंट हो गया, और इम्प्लाइड अथॉरिटी इसका मतलब क्या? प्रेज्यूम, ये मान लेंगे, ठीक है। तो एग्रीमेंट में जो लिखा है वो तो भगवान है ही भाई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग आगे बात करें तो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्लैरिफाई करता है कि कुछ कुछ बातें जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो नहीं होगा लेकिन आप उस चीज को मान सकते हैं, ठीक है। अभी सेक्शन 19 का 2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये था सेक्शन 19 का 1, अभी सेक्शन 19 का 2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो।
दो बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। यूसेज और कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है? रिवाज। मानिए भैया आपका ट्रेड में ना, आपका जो बिजनेस है उसमें ऐसा कोई रिवाज फॉलो होते हुए नहीं आ, ठीक है, और आप बड़े कंफ्यूज्ड है कि यार हम कौन सा वाला इंप्लाइड अथॉरिटी, क्या है मेरा इंप्लाइड अथॉरिटी। तो लॉ बोला कि देखो इंप्लाइड अथॉरिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। इंप्लाइड मतलब क्या? हम मान लेंगे कि तेरे पास ये अथॉरिटी है। हम तुमको ये तो नहीं बता सकते कि हम क्या क्या माने, क्योंकि हो सकता है कल को फ्यूचर में कोई ऐसा बात उठे जिसके बारे में लॉ में नहीं लिखा, तब तो फंस जाएंगे, तब तो लॉ का लूपहोल मिल जाएगा, वो लोग तो फिर जम के करेगा बदमाशी। बोला कि हम तुमको ये बता देते हैं क्या क्या चीज इंप्लाइड अथॉरिटी में माना नहीं जाएगा, क्या क्या चीज इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होता है, डज नॉट एम्पावर हिम, ये बात हम तुमको बता देते हैं, ठीक है। ओके, अभी ध्यान से मेरा बात को सुनना। होता क्या है ना, बच्चा लोग जब पढ़ने के लिए बैठता है तो बच्चा लोग देखता है कि भैया हम इसको जब रटने बैठ रहे हैं ना, बड़ा दिक्कत हो रहा है। लैंग्वेज देखो, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस टू द फर्म ऑफ आर्बिट्रेशन, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड को अंडरलाइन कर देंगे, ताकि जैसे कीवर्ड को अंडरलाइन करें हम लोग का दिमाग में स्ट्राइक कर जाए क्या बात। सबसे पहले मानो मेरा किसी के साथ लफड़ा हो गया, फर्म का किसी के साथ लफड़ा हो गया, क्या कोई दूसरा पार्टनर जाकर उस लफड़ा के बारे में केस कर सकता है? फर्म का ही नाम पे करेगा, क्या उसको अथॉरिटी है? जब तक आप बाकी पार्टनर से डिस्कशन नहीं करोगे आप ये काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सबमिट अ डिस्प्यूट, ये सब क्या कैन नॉट है, ऐसा ऐसा काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन। भैया ये आर्बिट्रेशन क्या होता है? ये समझ लो एक छोटा कोर्ट है, ठीक है, छोटा मोटा कोर्ट है जो सारा ये सब काम को सल्टाता है। तो आप कभी भी कोर्ट में जाके, आर्बिट्रेशन में जाके डिस्प्यूट को सबमिट नहीं कर सकते। बिजनेस से रिलेटेड है फिर भी नहीं कर सकते, सबका कंसेंट होना जरूरी है, या फिर आपके पास अथॉरिटी एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी कि आपका जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, उसमें लिख दिया होना चाहिए कि तुमको केस करना है तुम जाके करना। यही दो सिचुएशन है जब आप कर सकते। और क्या है, फर्म के बिहाफ में आप अपना नाम पर बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अगेन ये इंप्लाइड अथॉरिटी का बात हो रहा है, ये तुम मानना मत कि यार मेरे को ये पावर दे दिया होगा लो, हम फर्म का जो अकाउंट है सब पैसा अपना अकाउंट में डलवाते जाते हैं। अगर एक्सप्रेस है, मतलब ओरली या वर्बली आपका इस बारे में बात हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नॉट अलाउड। क्लियर है? ओके, पहला क्या था, आप बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या था, आप बैंक अकाउंट अपने नाम, फर्म का बैंक अकाउंट आप अपने नाम पर नहीं खुलवा सकते। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। ठीक है, क्या बात सुनो, ये है एक बदमाश आदमी, ठीक है, ये है फर्म और ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश। कॉम्प्रोमाइज का मतलब तो तुम सबको जानता ही होगा, रेलिंक्विश भी वैसा ही होता है, सल्टाना, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये बंदा केस किया फर्म के ऊपर कि तुम हमको फर्म 3 लाख रुपया दे, ठीक है। लॉ बोलता है कि देख भाई, तुमको हम जाकर केस करने से मना किए, और तुम मानो ए जो है वो हीरो बना, वो इससे साइड में 2 लाख में सल्टारा कर, क्या इसके लिए सारे जिम्मेदार होंगे? ना 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 ना, ये ए का गलती है। ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि फर्म के ऊपर कोई क्लेम हुआ है, आप या तो पूरा क्लेम यानी कि पूरा 3 लाख, या फिर उसका कोई पोर्शन यानी कि 2 लाख रुपया साइड से सल्टा दे। सबका कंसेंट होना जरूरी है, या फिर आपके पास एक्सप्रेस पावर होना चाहिए डीड में। अगर ये दो चीज नहीं है, ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं माना जाएगा कि यू कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कर रहे हैं बट नहीं अलाउड, मना कर दिया है, ठीक है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 19 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला क्या था भैया, फर्म का जो बिजनेस का डिस्प्यूट है आर्बिट्रेशन को अपने से जाके नहीं दे सकते, इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं दे सकते हैं। दो चीज यहाँ पे, सब चीज अगर एक्सप्रेस है तो, यानी कि डीड वगैरह में कहीं भी लिखा हुआ या बात हुआ था तो, ठीक है। ओके, आप बिजनेस का बैंक अकाउंट अपने नाम पर नहीं खोल सकते,
भैया परमिशन मिल गया सबसे तो अब खोल सकते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज या रेलिंक्विश नहीं कर सकते क्लेम या फिर उसका कोई भी पोर्शन ऑफ द फर्म। ठीक है, गलती का है, गलती है, दिमाग दौड़ा, गलती है, पैसा देना गलती है। और क्या ये लॉ में नहीं लिख दिया? ये तो लॉ में बोल रहा है ना कि अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो सब जिम्मेदार नहीं होगा। तो जो लॉ में बोल रहा है वही हम लोग को मानना है। ठीक है, अच्छा मानो क्या हुआ, अगला केस स्टडी, मानो क्या हुआ, फर्म जो है माल्या पे केस किया था 4 करोड़ का। ठीक है, फर्म जो है सूट या प्रोसीडिंग्स चलाया था माल्या के खिलाफ। एबीसी पार्टनर है, ए बना तेज, बोला हम ये केस को विथड्रॉ कर रहे हैं। क्या इसके पास ये पावर है? ये नहीं कर सकता है, ये ना डीड में है ना ये लोग सबका कंसेंट है। तो आप किसी भी चलते हुए सूट या प्रोसीडिंग को विथड्रॉ यानी कि वापस नहीं ले सकते। लेने का 2 ही उपाय है, या तो आपको पावर दिया होगा या फिर सबका आप कंसेंट वगैरह लिए हैं, मीटिंग बिठाएं, उसके बाद डिसीजन लिया। अब इंप्लाइड है अथॉरिटी ऐसा कुछ ना। 5वां, कोई भी लाइबिलिटी किसी सूट या प्रोसीडिंग में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऊपर वाला केस में ये वाला सिचुएशन को तो भूल जाओ। मानो केस हुआ हुआ 3 लाख का, ए आगे आकर वॉलंटियर नहीं कर सकता कि हाँ हम लोग का फर्म से गलती हुआ है। ना ना ना, अगर आपको ऐसा वॉलंटियर करना है ना, आप सबसे परमिशन लो। यहाँ पे तुम लोग का मन में एक डाउट आ रहा हो, भैया मानिए एबीसी का फर्म जो है वो गलती किया था, ए आगे आके सरेंडर करना चाहता है, क्या ए कर सकता है? यहाँ पे क्या लिखा? अरे आप अपना लाइबिलिटी सरेंडर करो ना, आप बोलो मेरा गलती। फर्म के नाम पे आप बिल नहीं फाड़ सकते। फर्म के नाम पे बिल फटेगा जब वो कोर्ट में प्रूव होगा। आप कोई भी लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते किसी भी प्रोसीडिंग में जब तक आपका सबसे परमिशन ना हो। क्लियर है? होता क्या है ना, डीड में लिख देता है सारा लीगल मैटर्स मिस्टर ये संभाले, तो उस टाइम पे ये सब लीगल मैटर्स है ना, डिस्प्यूट लेना देना सब सल्टारा करना, तब ए के पास पावर है। नहीं तो अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये सब पावर किसी एक पार्टनर को नहीं देते। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग, आप फर्म के नाम पर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। क्या ये कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर के नाम पर माइनर का गार्जियन इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर सकता। तो फर्म के नाम पर कोई एक पार्टनर बिना सबके परमिशन के या एक्सप्रेस एग्रीमेंट के इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? दिमाग दौड़ाओ, क्यों नहीं करने दे रहा मेरे को लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट? पहला तो एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा तो नहीं 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा बात क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ब्लैक पैसा को व्हाइट करना बड़ा आसानी से हो जाएगा, है ना? जमीन जायदाद खरीद के रख दिए, कल को वो पैसा देखने के होता क्या है, तुम लोग पे कोई ना कोई, तुम लोग भगवान करे एक ऐसे पोजीशन में जाए जो इनकम टैक्स ऑफिस, तो तुम लोग जाएगा, बोलेगा भैया ये आपका पैसा कहाँ से आया? बोलेगा ये तो मेरा जमीन जायदाद खरीदा हुआ है, देखिए, वो दिखाएगा। अब तेरे लिए मुश्किल हो गया ना ट्रेस करना, तुम पूछेगा उससे जमीन जायदाद कैसे खरीदे, 1-1 रुपया का हिसाब दीजिए, वो बैठ के 1-1 रुपये का हिसाब देगा, जो कि पॉसिबल है क्या? कभी नहीं। तो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो इसके लिए ये देखते हैं हम लोग, मूवीज वगैरह में देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होते हुए। तुम लोग साउथ का एक मूवी है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बट उस मूवी में क्या होता था, ड्रग्स का कैप्सूल बनता था, और वो ऐसा होता है ड्रग्स का कैप्सूल को वो लोग स्वॉलो कर लेते है ना, और फिर वो लोग एयरपोर्ट में बैठते, एरोप्लेन में बैठ के अपना दूसरा जगह चलते। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको, मनी लॉन्ड्रिंग। हवाला का नाम भी तुम लोग सुना होगा। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी तो खरीद ही सकते हैं ना, मशीन कंप्यूटर ये सब तो खरीदते ही रहता है ये, तो उसमें भी ये लोग का लिखा रहता है डीड में कि इतना लिमिट तक खरीद सकते हैं। अच्छा, हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं भैया, ये पावर भी नहीं है। फर्म का प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी कर सकते हैं। क्या
फर्म के बिहाफ में किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं? भैया आप तो बताए थे ना हम लोग को कि एडमिशन के लिए सबका कंसेंट जरूरी है, तो ये तो ऑब्वियस सा बात। तो एक बार फिर से 6 को हम लोग देखते हैं, ठीक है? सबको मेरे साथ रीड करेगा। सबमिट अ डिस्प्यूट, सबमिट अ डिस्प्यूट relating to the business of the firm to the arbitration. दूसरा, opening a bank account on behalf of the firm on his own name. फिर compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm. फिर withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm. फिर admit any liability in a suit or proceeding against the firm. फिर ना एक्वायर कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ना ट्रांसफर कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी, और लास्ट में फर्म के बिहाफ में, बोलो रे, शर्मा रहा है तुम लोग, पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर। देखो हम क्लास में सबको रिपीट कराए हैं और हम 110% श्योर है, हम टेस्ट लेंगे ना सब गलती करेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम तो रिपीट भी नहीं किए क्लास में। बन सकता है। अगर किसी का कंसेंट नहीं हुआ तो पार्टनर। अरे तेरा कंपीटिंग बिजनेस नहीं ना, उसके बाद क्या तुम ऐसा, हाँ नेचर अलग है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी डिपेंड करता है। मानो तुम यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो बाकी पार्टनर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ना कि तुम यार वहां भी बन जाएगा, तुम यहाँ कौन करेगा, तो वो बात डिपेंड, हाँ उस पर भी डिपेंड करता है। ए बोल रहा है कि फर्म का कोई लफड़ा हुआ है, आप तेज बनकर केस नहीं कर सकते फर्म के नाम, सबका परमिशन है तभी जाके केस करना, नहीं तो केस वेस करने का लफड़ा नहीं है, ठीक है? एंड आई एम सीइंग इट अगेन, ये जो इसका इंग्लिश है वो टफ है, ठीक है? इसको या अभी तो तुम बोली थी हम कर लेंगे, ठीक है? तो ये तुम लोग को ध्यान देखो, अक्सर क्या होता है ना बच्चों का, मानो ये 4 मार्क्स का है तो बच्चा लोग क्या ना सोचता है, वो लोग 4 ही पॉइंट लिख कर आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा सेक्शन तुमको छाप कर आना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जरा सा ग्रामर ऊपर नीचे हुआ 0 मिल जाएगा। एकदम नहीं, इसको रटना है। इसको अगर तुम अपना वर्ड हम जान रहे कि तुम इतना बड़ा तेज आदमी नहीं है कि तुम अपना वर्ड में लिख ले तुम लोग, ठीक है? तो इस चीज को एकदम दिमाग में पत्थर का लकीर बना लो कि इसको रट लेना अच्छा से, ठीक है? नहीं नहीं, हम एकदम नहीं बोले, हम तो बोले रटना आना चाहिए, हम तो बोले कि समझो और याद करते जाओ। एकदम एकदम, अगर हमको ये लगता है कि तुम पास करें, तुमको फेल करना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना लैंग्वेज लिखो। उसका आवाज मत बनो तुम, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है? तो तुम लोग को ये चीज एकदम अच्छे से समझ लेना है, ठीक है? कर ले, तुम कर ले बेटा, तुम कर ले, तुम्हारा जब मन भर जाएगा ना हम लोग तभी आगे, हम तुम्हारा क्लास करा देंगे ऑनलाइन, समझी ज्योति? एकदम, यहाँ से मालूम है हम बंद कर सकते हैं वो बटन, हम यहाँ पे सब तुमको ब्लॉक कर देंगे। और चलो यहाँ ध्यान दो, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, ठीक है? ऐसा क्या हरकत है जिससे हम फर्म को बाइंड कर सकते हैं, मतलब फर्म को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सबसे पहले क्या तुम लोग को इम्प्लाइड अथॉरिटी क्लियर है? हम बार बार एक बात को तुम लोग का यहाँ पे बताए थे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये नहीं बताया कि आप क्या कर सकते, ये बताया है कि आप क्या नहीं कर सकते। तो भैया इम्प्लाइड अथॉरिटी तो क्लियर हो, ठीक है? ओके। लेकिन भैया एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट रहेगा, ये तो मान्यता है ना, ये तो भाई लॉ में एकदम बार बार बोल रहा है, हर जगह बोल रहा है, ठीक है?
अभी देखो 19 का 1 क्या है, 19 का 1 ये वाला डिस्प्यूट वाला, एंड सेक्शन नंबर 22 मोड ऑफ एक्ट डूइंग, मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द, इसमें क्या होता है, अगर पार्टनर बिजनेस के यूजुअल कोर्स में, बिजनेस के यूजुअल दौरान में फर्म के नाम पर कुछ ऐसा काम करता है जो फर्म को बाइंड करे, तो वहां पर वो वैलिड है। ठीक है भैया, एक एग्जांपल दीजिए तो। मानो एबीसी पार्टनर है और फर्म का डेली का काम है राशन बेचना। बी एक बहुत मतलब मानो 30,000 रुपया का राशन बेच दिया, क्या बी को इसका अथॉरिटी था? ऑब्वियसली। अगर हम अथॉरिटी रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, बिल्कुल। अभी इसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। देखो, पहला, जो भी एक्ट हो रहा है वो यूजुअल बिजनेस होना चाहिए, वो विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी होना चाहिए, रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस। बेसिकली दो बात बोल रहा है, यूजुअल बिजनेस होना चाहिए एंड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, यूजुअल वे क्या है, नेचर एंड सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। और तीसरा, एक्ट जो है फर्म के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, अभी होगा क्या, ध्यान से सुनो मेरा बात को। एग्जाम में तुमसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, जो मेरा टर्म है रटना, उसका कैसे यूज होगा ये सब। एग्जाम में तुमसे सवाल पूछा जाएगा, मानो तुम्हारे सामने एक केस स्टडी आएगा कि मिस्टर ए बी सी डील करते हैं टीवी में, लेकिन मिस्टर ए अपने दुकान का फर्नीचर किसी कस्टमर को बेच दिया। क्या यहाँ पे सारे पार्टनर्स लायबल होंगे? ये तो पता है नहीं, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ का ज्ञान देंगे कि सेक्शन 22 में ये बात क्लियर किया गया है कि आप फर्म को और बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए एंड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी होना चाहिए। पहले ये लिख दिए, उसके बाद तुम ये भी डिफाइन कर दो यूजुअल बिजनेस क्या होता है, वो डिपेंड करता है नेचर एंड सर्कमस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, और लास्ट में वो जो भी एक्ट हुआ है वो फर्म के नेम में ही होना चाहिए। भैया देखिए, आप यहाँ पे हम लोग को मोटा मोटी 3 पॉइंट, एग्जाम में हम 1 या 2 पॉइंट लिखे तो मार्क्स मिलेगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिपेंड करता है तुम किस तरीके से सजा के लिखना है। तुमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देना होगा ये सारा ज्ञान जो हम बताएं, फिर बॉडी में बताना होगा ऊपर में क्या हुआ, फिर उसको बॉडी में ही बताएंगे ना, क्या ये यूजुअल कोर्स में था, नहीं, क्या ये इसको अथॉरिटी में था, क्वेश्चन इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो हम लोग मानेंगे नहीं था, लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि हाँ भाई फर्म जो है और पार्टनर जो है वो इस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा, वो अकेले बंदा वो लायबल है। इनफैक्ट वो जो भी सीक्रेट प्रॉफिट इससे कमाया है केबल बेचकर उसको फर्म को सौंपना हो। पढ़े थे ना ऊपर में, तो अब समझ में आ रहा है वो रटा हुआ ज्ञान का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम पूरा एक पेज रट लिए, एग्जाम में आया और वो पेज को कॉपी पेस्ट मार दिए, तो वैसे नहीं। यहाँ पे तुम्हारे अंदर एक स्किल होना चाहिए जो कि होता है प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, बाइंड का मतलब फर्म को बांध देना अपने एक्ट से। ठीक है, ओके। देखो एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एक बंदा है एक्स और वो पार्टनर है इन द फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स। क्या होता है सॉलिसिटर्स का मतलब? लॉयर्स। ठीक है, लॉयर का काम क्या है? केस लड़ना, कोर्ट का काम है। लॉयर उधार लेन देन करता है। यहाँ पे क्या हुआ, उधार लिया एंड एग्जीक्यूट किया प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ फर्म, और क्लियरली क्वेश्चन बोल दिया विथआउट अथॉरिटी। ठीक है, क्या बाकी पार्टनर्स इस प्रोमिसरी नोट के लिए लायबल होंगे? होगा क्या, जब ये प्रोमिसरी नोट क्या है कि हम तुमसे वादा करते हैं हम फलाना डेट पे तुमको पेमेंट करेंगे। अब वो जो कस्टमर है वो फलाना डेट को बैंक में जाएगा, बोलेगा फर्म का अकाउंट से पैसा दे दो, देगा क्या? नहीं, क्योंकि बाकी पार्टनर अथॉरिटी नहीं था ना। ठीक है, लेकिन
ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ सॉलिसिटर नहीं है कि वो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ, एक्सेप्ट या इंडोर्स करे। ऐसा बहुत सारा बिजनेस है जिसका ये काम होता है भैया। जैसे कि अरे मानो मेरा राशन का काम है, हम जिससे सामान खरीदते हैं, अगर किसी का बिजनेस है यहाँ पे, क्या तुम लोग जब होलसेलर से सामान खरीदता है उसी टाइम पे पेमेंट करता है, या तो प्रॉमिसरी नोट देता है कि हम इस डेट पे आपको पेमेंट करते हैं, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक देता है। तो वहां पे तो भैया अथॉरिटी नहीं है क्या? वहां पे अथॉरिटी है, क्योंकि आपका काम उस टाइप का है, आप उस धंधे में हो। सॉलिसिटर जो है ये लोग धंधा करता है क्या? नहीं। तो फिर ये लोग को ये काम नहीं है। अब समझा, हर केस में अलग अलग हो रहा है ना। कहीं पे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हो, कहीं पे नहीं बना सकते हो। भैया ये कैसे पता चलेगा? ये कॉमन सेंस से पता चलेगा, ये कॉमन सेंस से पता चलेगा। धंधा देख के ये थोड़ा समझना होगा, ये तुम लोग का खुद का स्किल के ऊपर आता है। ओके, सॉलिसिटर का मतलब याद रहेगा, एग्जाम में देख के डरेगा नहीं ना अगर आ गया तो। अगर मानो जनरल कमर्शियल नेचर का है, मतलब इसका काम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मानो इसका काम है कि हम कुछ सामान का लेन देन करते हैं, गुड्स का बिक्री करते हैं, रिटेलर लोग हैं, होलसेलर लोग हैं, तो वो क्या क्या कर सकता है? ही में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी मानो उसको तुम्हारा जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि ये कंप्यूटर पुराना हो गया, इसको बेचना है। एग्रीमेंट हो गया कि इसको बेचना है, कौन बेचेगा ये बात नहीं हुई, मिस्टर ए बेच दिया, क्या सारे लोग जिम्मेदार कहलाएंगे? बिल्कुल, आपका एग्रीमेंट हुआ था ना बेचना है, कौन बेचा है ये तो मीटिंग में आपको डिस्कस करना चाहिए था, आप नहीं किया, आपका गलती। तो यहाँ पे ओके। अच्छा, क्या हम फर्म के बिहाफ में गुड्स खरीद सकते हैं? आज एबीसी एक फर्म में पार्टनर है, ये लोग का काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ए जो है कहीं से मोबाइल खरीद के ले आया फर्दर सेल करने के लिए, क्या बाकी पार्टनर्स और फर्म इससे बाइंड होगा? कितने लोग कह रहे हैं हाँ, हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं ना, हाथ उठाओ। क्यों ना? बोलो, कोई रीजन होगा ना बोलने का। नहीं, इसके लिए अथॉरिटी का क्या जरूरत है, ये तो धंधा का काम है ना। आज यहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई नया बच्चा आएगा और उसको एडमिशन दे देंगे, तो क्या ये इससे मैम और सर बाइंड नहीं होंगे? क्योंकि यही तो काम है। तो वहां पे भी तो यही है, उसको माल लेना है किसी से और किसी और को बेचना है, काम तो वही है। तो यहाँ पे अथॉरिटी, ये वही बता रहा है कि यहाँ पे अथॉरिटी का जरूरत नहीं। देखो, फर्म के नाम पर आप मनी बोरो कर सकते हैं, उधार बेच सकते हैं, और उधार का पेमेंट भी कर सकते हैं फर्म के नाम पे, लेकिन अक्सर इस पे लिमिट लगा दिया जाता है कि अगर उधार बेचेगा तो एक पार्टी को 5,000 रुपया तक का ही उधार बेचना, उससे ज्यादा का मत बेचना। ठीक है, ये एक तरीका होता है। अच्छा, कोई धंधा का काम है, आप किसी भी टाइप का नेगोशिएबल बिल को इंडोर्स कर सकते हैं, बना सकते हैं, दे सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सीएमए वाला बच्चा लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेगा और सीए वाला इंटर में पढ़ेगा। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर हो जाए जो, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। और अक्सर 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ। समझ गया बात को? तो हर फर्म के पास ये हक है कि वो लोग ऐसा काम कर सके, लेकिन ऑब्वियस सा बात है ना, किस फर्म के पास हक है? जो जनरल कमर्शियल नेचर का है, मतलब नॉर्मल राशन, नॉर्मल रिटेलर वगैरह है। अगर डॉक्टर वगैरह है तो उन लोग के पास ये सब हक होगा क्या? डॉक्टर, 2 डॉक्टर पार्टनरशिप किया, भैया वो लोग को हक लिखना होगा। वो लोग जनरल कमर्शियल नेचर का है क्या? वो लोग सर्विस नेचर का है। समझ रहे हैं अंतर? तो ये आप कॉमन सेंस लगाने के लिए बुक मदद कर दिया ना। अच्छा भैया, इसको रटना है क्या? नहीं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, रटना एंड ध्यान में रखना टू सेपरेट थिंग्स, इस चीज को समझो। ठीक है, क्लियर है? कहाँ पे बताए फर्म का लॉयर है? फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स का मतलब है सारे लॉयर लोग का मिलकर एक फर्म बना। होता क्या है, तुम लोग जब सीए सीएमए कर लेगा तो तुम लोग क्या अकेले काम करेगा? तुम अगर अकेले काम करेगा, मानो तुम सीए बन गया और तुम अकेले काम कर रहा है, तो तुम सिर्फ ऑडिट कर पाएगा, मतलब कॉस्ट ऑडिट का पावर तेरे पास आएगा नहीं, तो वो क्लाइंट नहीं आएंगे। और
एक कस्टमर कहाँ जाना चाहेगा? जहां उसको सारा सुविधा मिले। तेरा कस्टमर टूटेगा, तुम क्या सोचेगा? हम सीए को भी रखेंगे अपना फर्म में, सीएस को भी रखेंगे, सीएमए को भी रखेंगे। वो लोग तेरे अंडर में नौकरी करेगा इतना पढ़ लिख के? वो लोग बोलेगा ना हमको प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए, तो तुम लोग मिलकर एक फर्म या कंपनी या एलएलपी कुछ भी बना सकते हो, और फिर तुम लोग का फर्म का जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ जाता है। क्लियर हुआ अब? तो ये वही फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स। ओके, अभी एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। मानिए भैया इम्प्लाइड अथॉरिटी ऊपर में हम लोग पढ़े क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अभी आप ये भी बता दिए क्या क्या कर सकते हैं। 19 में था क्या क्या नहीं कर सकते हैं, 22 में था क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए देखो तुम लोग का किताब में 19 के बाद सीधे 22 होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 20 में कि अगर हम चाहें तो क्या वो इम्प्लाइड अथॉरिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे ऊपर में इम्प्लाइड अथॉरिटी है ना कि अगर आपका कुछ बात नहीं हुआ तो आप फर्म के नाम पर केस नहीं कर सकते हैं। तो भैया अगर हम चाहे तो किसी एक आदमी को ये पावर दे सकते हैं कि तुम केस वगैरह का सारा मैटर सेलेक्ट ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। इट मे बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। समझ गया? मे बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब कि अगर ये लोग को कुछ भी बढ़ाना या घटाना इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 20 बोला करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या याद रखना है? इट कैन बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बट देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है भाई, भैया मानिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, हुआ क्या? एक ज्योति पढ़ाई पे ध्यान दे बाबू, तुम हर थोड़ा देर में नहीं, तुम बात कर रही थी, नहीं तुम बगल में बात कर रही थी ज्योति। ठीक है, और हम एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि जब पढ़ाई हो रहा है तुमको अगर बहुत चुल मचा हुआ है किसी भी बच्चा को, बाहर जाओ अपना चुल साफ करके आओ, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ अगर करेगा बाकी बच्चा डिस्टर्ब होता है एंड आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। ध्यान से सुनो। अभी एक पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो फर्म का माल बेचे, उधार भी बेच सकता है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। मानिए हम ये इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मिस्टर ए जो है वो किसी को भी उधार ना बेचे। तो क्या हम ये कर सकते हैं? अभी क्या पढ़े? कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट करके। हमको ये बताओ, तुम उसको उधार बेचने से मना किया, वो फिर भी बदमाशी करके उधार बेच दी, ठीक है, तो यहाँ पे फर्म लायबल होगा? नहीं होगा। अभी मानो तुम उसको मना कर रहा है कि तुम कैश कलेक्ट नहीं करेगा मिस्टर ए, ये उसका अथॉरिटी था कि वो कैश कलेक्ट कर सकता है। मिस्टर ए को बोला तुम नगद किसी से पैसा नहीं लेगा, तुमको वो हक हम नहीं दे रहे। ठीक है, अभी मानो वो किसी कस्टमर से पैसा ले लिया, क्या करे? कस्टमर को पता था कि ये रिस्ट्रिक्शन है, तो फर्म का जिम्मेदारी बनता है ना वहां पे नोट वगैरह चिपका देने का कि इस बंदे को कैश पेमेंट मत दीजिएगा, या फिर कस्टमर जब आए तो कस्टमर को बता देने का कि उसको पैसा मत दीजिएगा, यहाँ पे पैसा दीजिएगा, है कि नहीं? तो यही बोल रहा है, जो थर्ड पार्टी है उसको रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म। हुआ क्या? समझो बात। थर्ड पार्टी, मानो दुकान के अंदर का काम नहीं हो रहा है, हम दुकान के बाहर टहल रहे थे, कोई हमको बोला कि भैया एक मोबाइल चाहिए, हम बोले हम तुमको बेच दें। ठीक है, दुकान के बाहर में हम उसको मोबाइल ला के दिए, वो हमको पैसा दे दिया। ये तो फर्म के अंदर में नहीं, वो उसको पता है क्या कि ये बंदा इस फर्म का पार्टनर है? तो क्या यहाँ पे फर्म लायबल होगा? वो बंदा ही लायबल होगा, क्योंकि उसको तो आइडिया ही नहीं था ना। तो इस बात का भैया हम लोग को ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थर्ड पार्टी को पता होना भी जरूरी है। अगर थर्ड पार्टी को ये पता ही नहीं है कि वो बंदा पार्टनर है, तो भैया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग। हाँ, एक बंदा है दुकान के बाहर में टहल रहा है, हमको नहीं पता कि वो दुकान का पार्टनर है, हम गए उससे मोबाइल खरीद, कल को मोबाइल खराब हुआ, हम किसको जाके लौटाएंगे? दुकान को, या दुकान का वो बंदा को जिससे खरीदे थे? हमको कैसे पता वो दुकान से है? हमको पता है वो दुकान का है, हमको तो वो बंदा ला कर दिया ना, हम तो उस बंदा को जानते हैं ना, तो किससे डील करेंगे? समझ आया बात? देखो ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं और क्लियर होगा। एक पार्टनर है ए, वो बी से उधार लिया 1000 रुपया का फर्म के नाम पे,
लेकिन ये इसके औकात के बाहर था, इसको अंडरलाइन मत करना जो भी हम कर रहे हैं, ये इसके औकात के बाहर था। ठीक है, हम 1000 रुपया, मानो हम हैं ए, हम तुम लोग से 1000 रुपया उधार लिए, एंड दिस वाज नॉट माय अथॉरिटी, मेरे को बोला गया था कि तुम 300 तक उधार ले सकते हैं, हम 1000 रुपया ले लिए। इनफैक्ट ये 1000 रुपए लेके हम क्या किए पता है, हम फर्म का जिम्मेदारी को पे किए, हम फर्म का क्रेडिटर को पे किए। ठीक है, अथॉरिटी नहीं था, लेकिन हम पैसा लिए और फर्म का भलाई में लगे। आगे देखो, द फर्म हैज कॉन्ट्रैक्टेड डेट सजेस्ट दैट इट इज अ ट्रेडिंग फर्म। अगर फर्म का कहीं पे उधार चल रहा है, मतलब वो भी ट्रेडिंग फर्म होगा, होलसेलर के पास उधार चल रहा होगा, है कि नहीं? And such it is within the implied authority of A to borrow money for the business of the firm. This implied authority may be restricted by an agreement. ऊपर में क्या बोला? Excess office authority, मतलब कोई लिमिट लगाया ना, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया ना, ठीक है। अभी देखो, नाउ बी द लेंडर, सवाल उठता है कि जो बंदा पैसा दे रहा था, क्या उसको पता था ये रेस्ट्रिक्शन के बारे में? मानिए भैया उसको पता था, अगर उसको पता था फिर भी वो पैसा दिया तो वो समझेगा ए से बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे। मानिए भैया उसको नहीं पता था, तो फर्म और बाकी पार्टनर्स भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उसको किसी तरीके से थर्ड पार्टी को बताना चाहिए था, नोट वगैरह कुछ लगा देना चाहिए था तब। ठीक है, तो बी का जानना बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, कि भैया पार्टनर को नहीं पता, बंदा को नहीं पता था, बंदा को नहीं पता था, बंदा फिर भी ए को 1000 रुपया दे दिया। वो 1000 रुपये भले ही फर्म का काम के लिए हुआ है, बट क्या ए के पास अथॉरिटी था? नहीं। तो क्या बाकी पार्टनर्स चाहे तो ए के ऊपर केस कर सकते हैं कि भैया तुम ऐसा काम क्यों किया है? हाँ, देखो क्या होता है ना, हम फर्म है, मेरे अंडर में 3 पार्टनर, ठीक है, तुम पार्टनर से डील किया, लॉ बोलता है कि वो जो थर्ड पार्टी है ना उसको सल्टा दो, फर्म के नाम पे सल्टा दो, और ये जो भी जिम्मेदारी है ना, मानो पार्टनर का गलती था, तुम लोग आपस में समझ लो। यहाँ पे भी वही हुआ, कोई बंदा उधार दिया, उधार लेना अलाउड नहीं था, बोला ठीक है फर्म तुम उधार पे कर दो 1000 रुपये, बाकी तुम बाद में समझो ऐसे। तुम उस बंदा को रोक के मत रखो, उसको तुम किसी भी टाइप का टेंशन में मत डालो, समझ रहा बात को, क्योंकि उसका कोई गलती नहीं है, तुम लोग उसको बताया ही। इज इट क्लियर ना? ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग क्लियर है? यस सर। अभी एक सवाल और पूछे, इम्प्लाइड अथॉरिटी रेस्ट्रिक्ट कैसे होता है? मतलब हम लोग 3 पार्टनर है, मेरा मन किया तो सी और बी का इम्प्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फील करो इस बात को, तुम लोग कोई 3 पार्टनर है, क्या तुम्हारे पास पावर है तुम बाकी 2 पार्टनर का रेस्ट्रिक्ट कर दो? सर ऐसा तो तीनों का इक्वल ही है ना। इक्वल पावर तो इक्वल है, क्या कोई एक बंदा कर सकता है? क्या 2 मेजॉरिटी कर सकता है? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, अगला पार्टी का राजी होना तो जरूरी है। मेजॉरिटी या कोई एक पार्टनर के पास तो ये हक है ही नहीं कि वो रेस्ट्रिक्ट या एक्सटेंड करे इम्प्लाइड अथॉरिटी को। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं कर सकते, वही तो हम बोल रहे हैं। हम जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उसका भी तो रजामंदी हमको चाहिए होगा। लेकिन मानिए भैया वो बंदा बदमाश था, ठीक है, वो हाँ नहीं बोल रहा है, उसको फर्म से लात मार के निकालो ना यार, तुम्हारे पास एक्सपल्शन का राइट है जो तुमको आगे दिखाया जाएगा, गुड फेथ के लिए निकाल रहा है ना, फर्म का भलाई के लिए निकाल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहा बात को? तेरा मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर हम रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं तो वो करने क्यों देगा? बहुत बार रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना भला होता है फर्म के लिए और उसके लिए भी। मानो कोई आदमी है जिसके पास कैश टिकता ही नहीं है, वो आदमी समझ रहा है ये बात, मेरे पास कैश आएगा मुड़ा दूंगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम कैश मत लेना, आगे नोट लगा दी, वो राजी रहेगा? वो भी तो चाहता है ना भाई कि मेरे पास कैश ना आए, तो यहाँ पर वो रेडी हो जाएगा। क्लियर है? पार्टनर्स अथॉरिटी इन, क्या इस बारे में हम लोग कल बात किए थे? आग लग गया दुकान में और हम हेलीकॉप्टर से पानी छिटवा रहे हैं, क्या वो हेलीकॉप्टर का पानी छिटने का पैसा फर्म देगा? क्यों? I want that word, I want that sentence that I was using in the class. पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो इमरजेंसी में आप उसको रीइंबर्स यानी कि वो पैसा वापस कर सकते हैं जो वो खर्चा किया है, लेकिन वो खर्चा इतना ही होना चाहिए जो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करे। देखो हुआ क्या, एक ट्रक में हम बहुत सारा टमाटर लेके जा रहे, अचानक से हमको पता चला कि वहां पे स्ट्राइक लग गया, मतलब बॉर्डर पार नहीं करने के देगा स्टेट मेरे को। तो
तो अब हम क्या करेंगे, वो टमाटर का दिक्कत है, मानो 10 रुपए किलो खरीदे थे, अब हम क्या करें, तो लॉ बोला कि तुम उसको बिकवा दो, 10 में नहीं बिका, हम 7 में बिकवा दिए। बाद में मेरे को बाकी पार्टनर्स बोल रहे तुम ऐसा कैसे किया, तेरे पास तो इस चीज का अथॉरिटी था ही नहीं। हम क्या बोलेंगे, सेक्शन नंबर 21, ये इमरजेंसी सिचुएशन था, तेरा जहां 10 रुपए का नुकसान होने वाला था, कितना का करवाएंगे, 3 रुपए पर केजी का नुकसान कराए। कोई भी नॉर्मल बुद्धि का इंसान यही करता ना, अरे मानो हम पूरा टमाटर बांट देते तब ना मेरे ऊपर तुम लोग केस करता कि तुम क्या बेवकूफी किया, या 2 रुपए किलो बांटते। लेकिन यहाँ पे तो हम एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी, दिमाग वाला आदमी जो करेगा वही कर रहे हैं, दैट इज फाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी कि वो हर मुमकिन कोशिश करे जिससे वो फर्म को प्रोटेक्ट कर पाए नुकसान से, या फिर वो नुकसान को मिनिमाइज कर पाए। मैं ब्रैकेट में लिख दो मिनिमाइज लॉस। और अगर गुड्स पेरिसेबल नेचर का नहीं हो तो भैया? गुड्स पर, हाँ मानो जैसे टमाटर का एग्जांपल था, मानो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं टॉयज का, क्या टॉयज सड़ जाता तो उसको आप कहाँ सस्ता में बेचेंगे, उसको आप रखिए, बाद में ले जाइएगा जब स्ट्राइक खुलेगा, तो वहां पे मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस नहीं बेचेगा उसको, तो वहां पे आपके ऊपर केस हो जाएगा अगर आप ऐसा करें। ठीक है, देखो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, क्लियर है? हम लोग अभी जितना कुछ भी पढ़े ना वो भयंकर इंपॉर्टेंट है, उस पे ना गजब गजब क्वेश्चन बनता है, और तुम लोग का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग सारे पॉइंट्स को अच्छा से गो थ्रू करो, किसी पॉइंट में डाउट है तुमसे फिर से पूछ के क्लियर कर, ठीक है? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग तुम लोग भी कर सकते। अब हम लोग देखो, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट था ना, जिसको समझने के लिए टाइम चाहिए था, जिसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए था, वो हो गया। अब सब हम लोग का खेल कूद, एडमिट हो गया पार्टनर, इसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले क्या पार्टनर कैसे एडमिट करता है? सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बाद। सारा पार्टनर्स के कंसेंट के बाद। एक मस्त बात बताए तुम लोग को, ये वो वाला एडमिशन का बात नहीं हो रहा, ठीक है? ये बात हो रहा है एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर, ठीक है? कैसे समझा हिंदी में, रुको। मानना, अगर फर्म का कोई गलती को कोई पार्टनर आगे आके सरेंडर कर रहा है, मान रहा है, तब क्या इफेक्ट होगा उसका? पार्टनर हर एक दूसरे का एजेंट होता है, तो अगर वो कुछ भी मानेगा तो बाकी फर्म भी जिम्मेदार, बाकी पार्टनर भी जिम्मेदार होंगे उसके लिए, ठीक है? तो वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ऑर्डिनरी कोर्स में आगे आकर वॉलंटियर करके मान सकता है, एडमिट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अगर उसका अथॉरिटी लिमिटेड है तो क्या वो ये काम कर पाएगा? नहीं। हाँ, ये जो लिमिट है ये बाकी आगे वाले को पता होना चाहिए। भैया एक एग्जांपल, मानो हम एक कस्टमर को बोले कि कस्टमर ये जो टीवी है ना, ये टीवी 10 साल तक चलेगा। ये तो हम इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक रिप्रेजेंटेशन कर दिए, एडमिशन दे दिए, एक बात बता दी है उसको, और आगे वाला पार्टी इसको मानेगा, तो कल को अगर वो 10 साल नहीं चलेगा, वो आके फर्म पे केस कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है भैया। यही तो बोल रहा है कि पार्टनर जो बोल रहा है, पार्टनर कैसे बाइंड करता है? अपना हरकत से और अपना बोली से। तो पार्टनर का जो बोली है दैट इज एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है ये बात? तो पार्टनर का कोई भी एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन को गौर से समझना होगा, ये चीज को जानना होगा कि वो कुछ भी अगर एडमिट करता है, कुछ भी अगर मानता है, वहां पे कुछ भी बोलता है, उसका वैल्यू है, उससे जो फर्म है वो बाइंड हो सकता है, ठीक है? गलती का बात तो एग्जांपल में नहीं दी है, नहीं कोई भी बात नहीं बोले थे, हम गलती बोले थे नहीं, हम कोई भी बात बोले थे क्या? हम क्या बोले थे? अगर कुछ गलती हुआ है तो हम आगे से जाके हीरो बन के कबूल नहीं सकते, इस बारे में मीटिंग बैठाना जरूरी है। कहाँ झूठ बोलती है? कब? हम प्रूफ करा दो, तेरे सारा दोस्त तुमको धोखा दे रहा है ना। अच्छा चलो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे तब देखते हैं, ठीक है? समझा? ऊपर हम क्या बोले कि कुछ लफड़ा वगैरह चल रहा है तो हम आगे हीरो बन के नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा फर्म गलती किया, वहां पे आपको मीटिंग बैठाना। यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है, यहाँ पे मेरा दुकान होने तो दे, यहाँ पे मेरा दुकान है, हम किसी प्रोडक्ट को लेके कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो कि फॉल्स है, इसमें तो फर्म भी फंसेगा ना यार।
और ये तो मेरे अथॉरिटी में है ना, मेरे को प्रोडक्ट बेचना है ना, समझ रहा बात को। अगर हम एक कार का ऐसा गारंटी दे दी कि ये कार 30 किलोमीटर का एवरेज देगा, उसके बारे में तो हम फंसेंगे ना बाद में, फर्म के नाम पे ना दिक्कत होगा। ये अब समझ में आ रहा है किस एम्बिशन और रिप्रेजेंटेशन का बात हो रहा है। फ्रॉड क्यों लायबल नहीं होगा, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है। तो उसको भी पता है कि वो ऐसा इतना दिन तक नहीं चलेगा। किसको पता है? वो जो बोल रहा है कि 10 साल तक टीवी चलेगा, उसको भी पता है कि नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है। और उसके लिए क्यों लाइक, तो ऐसा आदमी का पार्टनर बनाए क्यों, है ना। ये तो आपका देखो, कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए, लो ये बोल रहे हैं। कस्टमर, अगर तुम बोल रहा है कि पार्टनर नहीं फंसेगा, बाकी तो कौन फंसेगा? कस्टमर फंसेगा। कस्टमर क्यों झेलेगा? हाँ देखो, हम यहाँ पे बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से सुनना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो सबको एक बार। राज को जो डाउट है वो थोड़ा चैप्टर से आगे चल रहा है, हम उसको एक बार खाली टच कर दे रहे ताकि तुम लोग का मन में इस चीज का कोई हल्का सा आगे ना आए। कस्टमर को हम गारंटी दे दिया ये टीवी 10 साल चलेगा, और ये हम फ्रॉड कर रहे हैं। भैया आप फ्रॉड कर रहे हैं, बाकी पार्टनर झेलेगा। यही तो है भाई कार्डिनल प्रिंसिपल, यही तो पार्टनरशिप में दिक्कत है, जिसलिए हम लोग फर्म नहीं खोलना चाहेंगे फ्यूचर में, कि मेरे किसी एक्ट से बाकी पार्टनर्स फंसेगा। अच्छा सवाल उठता है कि मानो हम वो टीवी को 50,000 में बेचें, ठीक है, तो एक बार तो फर्म को 50,000 रिफंड करके वो टीवी लेना होगा, लेकिन बाद में आगे में हम लोग ये भी तो पढ़े हैं ना कि अगर किसी पार्टनर के कारण फर्म को लॉस होता है तो वो पार्टनर आइडेंटिफाई करता है उस लॉस के लिए, तो वो भी तो यहाँ पे लगेगा ना। तुम लोग के साथ क्या होता है ना एग्जाम में, तुम लोग को जब केस स्टडी ऐसा सेम टू सेम केस स्टडी है, तुम लोग क्या करता है, तुम लोग के दिमाग में चलता है कोई एक सेक्शन होगा जिसके ऊपर ये सवाल है, जरूरी थोड़ी है। तुम लोग को लगेगा कि भैया ये वाला जो है एडमिशन रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, ये साथ ही साथ आइडेंटिफाई भी करना है ना लॉस बाकी पार्टनर्स को, तो तुमको पूरा आंसर देना होगा वहां। समझ गया बात को कैसे होता है? हाँ, सेक्शन को डिफाइन, सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं तो उस पूरा चीज का इंट्रोडक्शन को अच्छा से फ्रेम करके लीगल भाषा में इंट्रोडक्शन में लिख दो, फिर बॉडी लिखो, लास्ट में दोनों बात बता दो कि सबसे पहले तो भैया फर्म सलट लेगा अपना कस्टमर से, बाद में बाकी पार्टनर्स को राइट है कि वो जो बंदा के कारण लॉस हुआ है वो उसको आइडेंटिफाई कर। क्लियर है अब तुमको राज? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई है। अच्छा इसका सवाल आया हुआ एग्जाम में। जेड एक कस्टमर है, एक्स और वाई का मोटरसाइकिल का शॉप था, वो बाइक का पार्ट्स वगैरह बेचता है। वो बोला मेरे को यामाहा बाइक का कोई एक स्पेयर पार्ट चाहिए, ठीक है, और एक्स क्या किया, किसी और बाइक का दे दिया, बोला सही है लगा लीजिए। वाई को इस बारे में नहीं पता। बाद में कस्टमर यानी कि जेड को पता चला कि ये तो यामाहा बाइक का है ही नहीं। अब जेड बोल रहा है हम डैमेज क्लेम करेंगे, क्या एक्स देगा? हाँ। क्या वाई भी देगा? हाँ, इन द यूजुअल कोर्स में हुआ ना। बाकी बाद में वाई के पास पावर है कि वो एक्स को गरियाए कि तुम ऐसा गलती क्यों किया। समझा? आगे बढ़े। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एक सेकंड रुको, केस स्टडी, इसमें पहले हम लोग एग्जांपल में आते हैं। PQR पार्टनर है, वो सेकंड हैंड गुड्स में डील करता है। आर एक सेकंड हैंड कार खरीदा एस से, PQR पार्टनर है, ये लोग सेकंड हैंड कार में डील करता है। एस एक गाड़ी बेचा आर को सेकंड, ठीक है। बाद में पता चला कि ये चोरी किया हुआ था और ये किसी और बंदा को डिपेंड करता है, ठीक है, बाद में पता चला। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आर चोरी का सामान खरीद लिया है और बाद में पता चला वो किसी और बंदा का है, कौन जिम्मेदार? क्या क्या आर को पता है कि ये सामान चोरी का है? नहीं। अगर अच्छा कोई भी केस हो, जिम्मेदार तो तीनों हो। पहला बात तो ये है, फर्म जिम्मेदार होगा क्योंकि ये लोग का काम है ना सेकंड। अरे मानो ये लोग का काम ही नहीं होता है सर, आर अपना प्राइवेट काम प्राइवेटली खरीदता, उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये तो इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, इसके लिए तो तीनों जिम्मेदार होगा ना। देखो पी एंड क्यू को नहीं पता है, फिर भी ऑल द पार्टनर्स विल बी लायबल टू द रियल ओनर, ठीक है। अगर फ्रॉड हो तो आओ देखते, एक पार्टनर है ए, बता रहे
वो बात का बात, वो बात का बात, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है ना कि तुमको चोरी का सामान बेचने जाएगा, तुमको फेक बिल दिखा देंगे हम, तुमको सब कुछ फेक फेक दिखा देंगे। चोरी का मानो मोबाइल बेच रहा है, तुम कैसे पता करेगा उसका असली होना? कोई तरीका है? चोरी का गाड़ी तुम्हें पता चल जाएगा, उसका तुम पेपर हमको देगा, उसका हम इंटरनेट पे डालेंगे नंबर, उसका पूरा जानकारी आ जाए, मेरे को पेपर में दूसरा चीज दिखेगा, तो वो तो पकड़ा जाएगा, लेकिन ये कैसे पकड़ा है? समझ रहा है? चलो, एक पार्टनर है ए, ये बड़ा बढ़ चढ़ के बिजनेस में पार्ट लेता था, सारा काम यही देखता, ठीक है। ये जानबूझकर कुछ ऐसा गुड्स खरीदा जिसमें डिफेक्ट होता है ना, कि भाई सस्ता में दे दे, साइड से, मतलब गुड्स मेरा दोस्त का था, उसको भी सल्टाना था, मेरा फर्म में भी जरूरत था, हम खरीद लिए डिफेक्ट वाला, उसको पता था। तो अब ये क्या हो गया, ऊपर में पता नहीं था, गलती हुआ है, नीचे में पता था, क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो ये माना जाता है कि अगर ए को पता है कि ये चीज में गड़बड़ी है, फर्म को पता होगा ये चीज में गड़बड़ी, क्योंकि ए तो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वुड बी कंस्ट्रूड एज द नॉलेज ऑफ द फर्म, भले ही बाकी को पता हो ना पता हो, लेकिन because A had in league with the seller conspired to conceal the defect, ये जानबूझकर कंसील कर रहा है, डिफेक्ट को छुपा रहा है बाकी पार्टनर्स से, तो यहां पर बाकी पार्टनर चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है जब उनको पता चले। समझ रहे बात? तुम लोग बोला ना कि भैया ऊपर में जो हुआ वो कौन आइडेंटिफाई करेगा, PQR में आर चोरी का सामान खरीदा, फर्म का झंझट है, आर अकेले नहीं फंसेगा, ये लोग का डेली का काम है, हर किसी गलती तो किसी से भी हो सकता है ना भाई, तो फर्म फंसेगा। लेकिन जब फ्रॉड होगा तब वो बंदा जो फ्रॉड कर रहा है ना, खाली उसके नाम पे बिल, देखो फिर कस्टमर तो सबको पकड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो लोग आइडेंटिफाई करवाएगा कि तुम फ्रॉड किया, तुमको मेरा पैसा दो, उस चीज का हक है ये लोग, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो मिस्टेक था ना, समझ रहा है अंतर, वो मिस्टेक है, आर को आर जानबूझ के कर रहा है, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है ना, गलती तो किसी से भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई एक बंदा भुगतान क्यों भरे? ये लोग हो सकता है कल को एक ऐसा एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर देगा कि आप ऐसे ऐसे करके चेक करो, जैसे शुमाइल बोला कि ऐसे चेक करना तभी लेना, अगर फिर भी आप चेक बिना किए लिए तब हम आपसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में मुझसे पैसा मांगना गलती के लिए अलाउ नहीं करता। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सेक्शन 25 to 27, ठीक है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि तुम लोग हमको बोलता है भैया अगले हफ्ता 2 टेस्ट है, कैसे पढ़ाई होगा? तुम लोग को अभी एक एक चैप्टर का टेस्ट ले रहा है, हफ्ता में 3 दिन का गैप देके, 4, 5, 10, 50, अबे एग्जाम में तो देना है ना तुम लोग को वो, तो तुम लोग प्रेशर से डरता क्यों है? हाँ, हम कितना तारीख है शिवम, सोगा का टेस्ट 21 को सोगा का टेस्ट ले रहे, जो भी देना चाहता है दे सकता, सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। हाँ ठीक है, नहीं ये वाला प्रॉपर सीए वाला एग्जाम है, मतलब तुमको पूरा अच्छा से आंसर्स वगैरह लिखना हो ना। हाँ हाँ, नहीं तुम लोग का तो अभी रुको ना, तुम लोग का लेंगे, तुम लोग अभी कोई फायदा नहीं, तुम लोग को पता है कब हो रहा है एग्जाम, उन लोग को नहीं पता, तो तुम लोग चिल करो, ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आप सेक्शन नहीं लिखेंगे नंबर नहीं कटेगा, सेक्शन वही लिखना है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, गलत लिखेगा तो 0 सीधे, हाँ नहीं लिखेगा नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो दिमाग में ये बिल्कुल नहीं बैठाना, पिछला बैच में एक बच्चा था, वो दिमाग में बैठाया कि हमको हर आंसर में सेक्शन लिखना है, टीचर को पता थोड़ी चलेगा कौन सा सेक्शन है, थोड़ी उसको याद होगा, वो लिख दिया। समझ आ रहा है बात को?
तो हीरो बनकर कभी ये गलती मत करना कि टीचर को नहीं पता होगा, टीचर को पता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपको शो ऑफ करना है कि आपको सेक्शन आता है, तो जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो वहां पे आप सेक्शन का शो ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंट नहीं है, पूरा पेपर में कहीं सेक्शन नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, डरना मत कि हम फेल हो जाएंगे। अगर मैटर सही है तो तुम पास हो, ठीक है। बस वही है कि 5 में 5 नहीं देगा, 4 देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फील करेगा कि इसका पूरा तैयारी है, ठीक है। वो इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि तुम सेक्शन नहीं लिखे, उस वो एक स्टैंडर्ड सेट है जो तुम लोग मैच नहीं करते, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज। मेरा सवाल है, किसी एक पार्टनर का गलती हुआ तो थर्ड पार्टी को खाली वो पार्टनर लायबल होगा या पूरा फर्म? भैया डिपेंड करता है, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं, और इम्प्लाइड उसके अथॉरिटी के अंदर है कि नहीं, पर पढ़ के आए ना ये बात। तो एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली एंड सेवेरली फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को सब जॉइंटली एंड सेवेरली होता है। कैसे होता है? जॉइंटली एंड, तुम लोग खाली जॉइंटली एंड सेवेरली ये 2 वर्ड को हाईलाइट करना, ठीक है। ओके, क्या हुआ था, बड़ा गौर से सुनिए। एक फर्म बना और वो लोग क्या किया, इनफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। मतलब कि ट्रेडमार्क समझता है क्या होता है? सबका अपना अपना ट्रेडमार्क होता है, जो उसका चिन्ह होता है कंपनी का। हम किसी और कंपनी का चिन्ह को चोरी कर लिए और हम चला, फर्म डिसॉल्व हो गया, क्या उसके बाद केस हो सकता है फर्म के ऊपर या फिर पार्टनर्स के ऊपर? सारा पार्टनर्स के ऊपर, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। लेकिन भैया फर्म तो डिसॉल्व हो गया ना, आप जो भी प्रॉफिट कमाए है ना, पार्टी मांग सकता है, इतना पावर होता है इस चीज, ठीक है। तुम लोग देखते हैं नाइकी का जो जूता होता है, कॉपी बिकता है, ठीक है, ये सबसे मांग सकता है ओरिजिनल नाइकी पैसे, कोई दिक्कत नहीं, केस करके। समझ गया? ओके। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। ऊपर और नीचे में क्या अंतर था? लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म। यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट कौन किया? ट्रेडमार्क कॉपी फर्म किया, अब उल्टा हो गया। अब फर्म का क्या जिम्मेदारी है किसी एक पार्टनर का गलती के कारण? अगेन भैया 2 बात को देखना है, वो पार्टनर का गलती कब हो, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ और उसके अथॉरिटी में था, दोनों में यस आ गया आंसर, क्या होगा? फर्म लायबल हो जाएगा, ठीक है। मानो 2 पार्टनर्स कोल माइन में थे और उनमें से एक बंदा मैनेजर था और उसके नेग्लिजेंस के कारण कोल माइन में हादसा हुआ जिसके कारण बहुत लोगों को इंजरी हुई। क्या बाकी जो दूसरा पार्टनर है वो भी जिम्मेदार होगा? हाँ भैया, ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था ना, फर्म के काम का था ना, होगा। अगला, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। 2 क्लॉज बोला यहाँ पे, देखो 27 का ए, 27 का बी, एक एक करके डील करते हैं, पहले ए से डील। वेयर अ पार्टनर्स एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी, और अथॉरिटी के कारण उसको कुछ पैसा मिल रहा है या प्रॉपर्टी मिल रहा है किसी थर्ड पार्टी का, और उसको वो मिस अप्लाई कर रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मनी शुड हैव एक्चुअली कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म। क्या हो रहा है, गौर से सुनिए, ठीक है। एक बंदा है, वो किसी फर्म में पार्टनर है। हम जब फर्म में गए, मेरे हाथ में थैला था, थैला में बहुत सारे ज्वेलरी थी। हम बोले भैया हम आपका दुकान में ये ज्वेलरी का थैला रख दे रहे हैं और हम आगे से और शॉपिंग करके आए। हम आगे से और शॉपिंग करके आए और वो ज्वेलरी में से एक ज्वेलरी गायब, मानो एक डायमंड रिंग गायब। क्या हम फर्म पे केस कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। वो आप उसके अथॉरिटी में छोड़ के गए थे ना, उसका जिम्मेदारी था ना कि वो उसका देखभाल करे, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा मानो हम दुकान के बाहर में घूम रहा है कोई बंदा, हम बोले अरे आप उस फर्म के पार्टनर है ना? वो बोला हाँ। हम बोले इसको अपना दुकान में थोड़ा रख दीजिए। क्या ये कस्टडी फर्म के कस्टडी में था या पार्टनर की कस्टडी में था? लेकिन हम तो ये जान कर दिए ना कि वो उस फर्म का पार्टनर है, इस टाइम पे भी फर्म जिम्मेदार है।
तो भैया ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। अरे भाई वो जो बंदा है जो सामान दिया ज्वेलरी, उसको पैसा दो और गलत सही तुम लोग आपस में सड़। समझ गया बात को? भैया ये तो दुकान के बाहर में हुआ था, नाम तो पार्टनर का है ना भाई, हम कैसे जाने उसको कि आप उस फर्म के पार्टनर है ना, हम उसको पर्सनली तो नहीं जान रहे थे ना। समझ रहा है बात? क्लियर हो रहा है सारा कॉन्सेप्ट? फर्म से कोई ऑर्डिनरी इंसान बाहर आ रहा है, कोई बाहर वाला पूछा क्या पार्टनर हो, बोल दिया हाँ, उसको पकड़ा के चल रहे हैं, तो फिर तो वहां पे कस्टमर का गलती है, मतलब जो पकड़ा के गया। ठीक है, अच्छा बी क्या बोल रहा है? अगर वो मनी और प्रॉपर्टी फर्म के कस्टडी में है और मिस अप्लाई हुआ है, दोनों ही केस में फर्म लायबल होता है। देखो ए बी सी पार्टनर है, ये लोग का क्या काम है, तुम लोग सिटी सेंटर में देखा होगा, 2-4 आदमी घूमते रहते हैं हाथ में पिंक रंग का पर्ची लेके, और जब तुम गाड़ी पार्क करता है तो वो पर्ची काट के देते हैं। मानो ये लोग का यही काम है। ठीक है, अभी क्या हुआ, पी नाम का एक कस्टमर आया, वो पार्किंग प्लेस में अपना गाड़ी खड़ा किया, और ए इसमें से एक पार्टनर क्या किया, ए बेच दिया उस गाड़ी। ठीक है, तो क्या फर्म लायबल होगा? हाँ भैया ये लोग का काम था ना, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है तो होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, एक सेकंड, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 29। ये लास्ट सेक्शन करा रहे हैं, इसके बाद हम तुम लोग को पढ़ने का टाइम दे देंगे। ठीक है, मैथ्स टेस्ट के लिए। हाँ, उसका मन भटक गया है। सेक्शन नंबर 29, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। क्या पार्टनरशिप में जो शेयर है वो ट्रांसफर हो सकता है? ए बी सी पार्टनर है, क्या ए अपना शेयर मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, लेकिन कंसेंट होना जरूरी है। कभी क्या होता है, जो असाइनी है, मतलब जिसको हम इंटरेस्ट ट्रांसफर किए, हो सकता है उसको ट्रांसफर बेचे हो सकता है ट्रांसफर गिरवी रखे हो, कुछ भी हो सकता है, और मानो इसके लिए कंसेंट नहीं हुआ। ठीक है, मानो क्या हुआ, मिस्टर ए का दिवाला निकल गया, तो अब मिस्टर ए का जितना भी क्या कहते हैं इसको, चीज उसका डिसोल्यूशन वगैरह होगा, उसका सारा सामान जायदाद बिकेगा, तो कोई क्रेडिटर का हक आएगा उसमें। लॉ बोलता है सुनो, अगर तुम असाइनी है, तुमको किसी का शेयर मिल रहा है, तो तुमको खाली प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। जब तक फर्म जिंदा है, ना तुम इंटरफेयर करेगा बिजनेस कैसे चल रहा है उस बात में, ना तुम फर्म के जिंदा रहने के दौरान उससे अकाउंट्स मांगेगा, ना तुम खुद से जाके बुक्स को चेक कर, जब तक फर्म जिंदा है। कल को अगर फर्म बंद हो गया, डिसॉल्व हो गया, तब तुमको एसेट्स का जो हिस्सा है मिल जाएगा, तुमको प्रॉफिट का जो हिस्सा है मिल जाएगा। मानो तुम ये जानना चाहता है कि हमको जो मिला वो सही है कि नहीं, तो एक बार फर्म बंद हो गया ना, उसके बाद तुम अकाउंट्स मांग सकता है और वो लोग देके तुमको बता देगा कि सही है। भैया ये बात बताइए, फर्म का बंद होने के बाद ही उस बंदा को अकाउंट्स क्यों? वो पार्टनर तो है नहीं ना, उसको तो मिस्टर ए का गलती का सारा फल मिल रहा है ना। मिस्टर ए उधार लेके रखा था, पे नहीं कर पा रहा, तो मिस्टर ए बोला मेरा जो भी प्रॉफिट होगा तुम ले। वो पार्टनर तो नहीं है। उसको अगर हम किताब दे देंगे तो देख लेगा सारा सीक्रेट, उसको तो हम बोल भी नहीं सकते तुम जाके बिजनेस मत करना कहीं, वो तो मेरा कंपटीशन ना खोल लेगा। समझ रहे? उसको तो मेरा बिजनेस का सारा सीक्रेट पता चल जाएगा। इसीलिए फर्म एक बार बंद हो जाता है, फिर तुम अकाउंट्स लेके जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अकाउंट जरूरी है, ठीक है, अकाउंट इज एसेंशियल। देखो यहाँ पे, he is only entitled to receive the share of profit which he is bound to accept, क्योंकि वो असाइनी है। असाइनर जो अपना राइट असाइन करता है, असाइनी जिसको असाइन किया जाता है। याद कराते तुम लोग को, डिबेंचर है, तुम डिबेंचर खरीदा, तुम बोले इंटरेस्ट मेरा अकाउंट में मत डालना, मेरा दोस्त का अकाउंट में डालना, तुम असाइनर, वो असाइनी। अब इंटरेस्ट उसके अकाउंट में जाएगा, लेकिन वोट करने का मतलब डिबेंचर का असली पावर किसके पास है? असाइनर पास। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अभी आगे कुछ और बताया, नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द फर्म। यही तो हम समझा रहे तुम लोग कि यहाँ पे वो पार्टनर बन के नहीं आया है, यहाँ पे वो खाली प्रॉफिट का हिस्सा उसका अकाउंट में गिरना है बस। अगर एक पार्टनर चाहे कि वो अपना पूरा इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दे, नहीं, वो किसी और को पार्टनर नहीं बना सकता। हाँ, उसके पास ये हक है
कि वो इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर कर रहा है इन फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसको दो, उसमें हम लोग उसको नहीं रोकेंगे। ठीक है, क्लियर है? पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होता है उसको टेंजिबल प्रॉपर्टी माना जाता है। फर्म मतलब फर्म का प्रॉपर्टी होता है वो इंटरेस्ट, अरे तभी ना हम लोग वहां पे उसको दिखाते हैं, कैपिटल बैलेंस शीट में उसका नाम आता है। क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास कल जब होगा सेकंड हाफ में तब इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे से करो, ऑल दी वेरी बेस्ट।